हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का निशान क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की ओर से सन 2025 में यानी इस वर्ष कराए गए 12th एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का जो बोर्ड का पेपर है उसका सॉल्यूशन जो है हम आपके लिए करवाने जा रहे हैं बच्चे। तो बोर्ड के द्वारा इस पेपर को कराया गया था। आप देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अंदर हमारे जो निशान क्लासेस का जो प्लेटफॉर्म है, निशान क्लासेस की जो कोचिंग संस्थान है उसमें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में साल भर जो ऑफलाइन और ऑनलाइन जो बैच पढ़ाया गया था उस बैच के अंदर जो विद्यार्थी ने इस पेपर को दिया और देने के बाद में लगभग सभी विद्यार्थियों का कहना यही था कि सर पेपर बहुत ही अच्छा है। जी बिल्कुल, पेपर इस बार सिंपल था। पेपर का जो पैटर्न था वो सिंपल रहा और हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज चलाई गई थी, हर साल हम लास्ट में एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं जिसके अंदर लगभग 4 माइनर पेपर और एक मेजर पेपर लेते हैं, जिसमें पूरा जो बोर्ड का सिलेबस होता है, बोर्ड का पैटर्न होता है पेपर का, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और बच्चों को सोल्व करवाते हैं। ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी इस बार हमने दोनों ही जगह पे अच्छे से इन पेपरों को सोल्व कराया। तो लगभग 90% जो क्वेश्चन हैं बोर्ड पेपर के अंदर उन पेपरों में से मिले हैं। और ऑफलाइन ऑनलाइन में जो बच्चों को नोट्स पढ़ाए गए थे उन नोट्सों में से भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो देखते हैं इस बार काफी अच्छा पेपर रहा, कौन कौन से क्वेश्चन जो इसमें पूछे गए थे बच्चों से और उसका सॉल्यूशन किस प्रकार से है। सब्जेक्ट है आपके इसके अंदर कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर और वर्ष 2025 का ये पेपर है। 3.25 घंटे का पेपर होता है। 56 इसका जो पूर्णांक होता है इसमें से नंबर लाने में होते हैं। ठीक है, सेक्शन ए की हम बात करते हैं खंड की, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और लगभग आधे आधे नंबर के इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, रेगिस्तानी क्षेत्रों में वायु क्षरण को रोकने में सहायक वृक्ष कौन सा है। जी बिल्कुल, रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं उसके अंदर जो वनस्पतियां पाई जाती है उन्हें रोकने के लिए सहायक वृक्ष का पूछा गया है। बच्चों, वृक्ष के बारे में पूछा है तो खीजड़ी जो है ये वहां पर पाए जाने वाला वृक्ष है जो कि वायु क्षरण को रोकता है। इसके अलावा सेवन और अंजन ये दोनों घासें हैं, ये दोनों घासें हैं और फोग जो है वो झाड़ी है। तो यहाँ पर केवल वृक्ष के बारे में पूछा है कि कौन सा वृक्ष है, तो खेजड़ी हमारे यहाँ पर जिसे राजस्थान का राजकीय वृक्ष भी कहा जाता है और प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। बच्चों, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वानस्पतिक नाम है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ब। क्या हो जाएगा सही आंसर? यहाँ पर ब आपका सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, चैप्टर फर्स्ट में से ही ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया है इसके अंदर। दूसरा हम बात करते हैं, भारत का जैविक राज्य है। भारत का जैविक राज्य है यानी कि फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट किसे घोषित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं सिक्किम को फर्स्ट आपके जैविक राज्य 18 जनवरी 2016 में सिक्किम जो था उसको देश का पहला जैविक राज्य घोषित किया गया था। बिल्कुल, 18 जनवरी 2016 को। इसके बाद में हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र कहां पर स्थापित है। तो बच्चों, गाजियाबाद के अंदर सन 2004 के अंदर राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र को स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा गाजियाबाद और इसका सिक्किम हो जाएगा।
बूंद बूंद सिंचाई विधि, बिल्कुल ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है बच्चों। पुराने जितने भी एग्जाम पेपर आप उठा करके देखेंगे, ओल्ड पेपर देखेंगे, वहां पर इस क्वेश्चन को कई बार पूछा जा चुका है कि बूंद बूंद यानी ड्रिप इरिगेशन सिंचाई विधि का विकास जो है किस देश में हुआ, तो बिल्कुल इजराइल देश के अंदर इसका विकास हुआ था। यहां से वहां से ये भारत के अंदर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है परजीवी खरपतवार है, बिल्कुल पैरासाइटिक वीड की बात करते हैं तो आपको क्लास के अंदर बताया गया था, 4 पैरासाइटिक वीड के बारे में बताया गया था। स्ट्राइगा ओरोबेंकी, बिल्कुल ओरोबेंकी यहाँ पर एक खरपतवार है पैरासाइट जो कि किसमें, तंबाकू की फसल के ऊपर ये पैरासाइट के रूप में रहता है। इसके अलावा बाजरे के अंदर भी हमने पढ़ाया था आपको स्ट्राइगा, अमरबेल के बारे में बताया था, ठीक है। तो इस प्रकार से ओरोबेंकी जो है वो तंबाकू के ऊपर रहता है, बाकी अन्य प्रकार के खरपतवार हैं दूसरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरपतवार नाशी रसायन है, केमिकल वीडिसाइड इज, केमिकल वीडिसाइड कौन सा है, तो बच्चे आप सभी जानते हैं एट्राजीन जो है एक केमिकल वीडिसाइड यानी खरपतवार नाशी है, जिसका उपयोग मक्का और गन्ना के अंदर किया जाता है। किसमें किया जाता है, मक्का और गन्ना के अंदर किया जाता है प्री इमर्जेंस यानी कि अंकुरण से पहले। बाकी मेलाथियान, थायरम और रोगोर आदि जो है, ये मेलाथियान आपके कीटनाशी के रूप में काम में लिया जाता है और थायरम जो होता है वो आपके कीटनाशी और इसके अलावा बीज को उपचारित करने में काम में लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की, सामान्य शुष्क कृषि में बीज दर रखी जाती है। जी बिल्कुल, सामान्य जो कृषि होती है, सामान्य कृषि के अंदर जो बीज दर रखते हैं वो एक नॉर्मल रेंज में रखा जाता है, लेकिन अगर परिस्थितियां विपरीत होती है, जैसे शुष्क क्षेत्र है, लवणीय भूमि है, अम्लीय मृदा है आदि चीजें होती है, सूखा है, बरसात नहीं होती है, तो उस कंडीशन में जो बीज दर रखते हैं वो नॉर्मल रेंज से लगभग 10 से 15% अधिक रखी जाती है। नॉर्मल से 10 से 15% अधिक रखी जाती है। ये 5वें चैप्टर में से आपके पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है ओराइजा सेटाइवा किस फसल का वानस्पतिक नाम है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो कि 12th के हर बच्चों को ये क्वेश्चन आता है। हर बच्चा जानता है कि ओराइजा सेटाइवा किस फसल का वानस्पतिक नाम है, क्योंकि फसलों वाले चैप्टर में पहली फसल की शुरुआत ही धान से होती है और इसको बड़े जोरों शोरों से पढ़ाया जाता है आप लोगों को वानस्पतिक नाम, कि धान का वानस्पतिक नाम क्या है, ओराइजा सेटाइवा। यहां पर ये सही हो जाएगा, ओराइजा सेटाइवा। नेक्स्ट बात करते हैं पेडिलिएसी कुल किस फसल का है। जी बिल्कुल, पेडिलिएसी कुल आ चुका है। यहाँ पर हम देखते हैं तो तिल की जो फसल है उसका कुल है पेडिलिएसी और सिसेमम इंडिकम इसका वानस्पतिक नाम है तिल का, तो इसका कुल हो जाता है पेडिलिएसी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि धान की जो बीज में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो धान के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है बच्चों 77 से लेकर के 79% तक इसके अंदर क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके प्रवर्धन वाले चैप्टर में से क्वेश्चन है तने का रूपांतरण है। तो मॉडिफाइड स्टेम आप जानते हो आलू को कहा जाता है, मॉडिफाइड स्टेम यानी कि तना का रूपांतरण आलू होता है, और बाकी जो है जड़ वाली सब्जियां होती है। नेक्स्ट है वायुरोधी वृक्ष है, बड़ा वृक्ष जो हवा को वेग को कम कर देता है, हवा को रोक देता है। जी बिल्कुल, नीम जो है एक वायुरोधी वृक्ष के रूप में काम में लिया जाता है, एजिडेरिटा इंडिका इसका नाम होता है। बाकी और छोटे फलदार वृक्ष होते हैं। पूसा नन्ना उन्नतशील किस्म है। पूसा नन्ना जो है बच्चों बिल्कुल नन्ना मुन्ना पौधा जो होता है
पपीते की एक वैरायटी है जिसे गमलों के अंदर लगाया जाता है, गृह वाटिका किचन गार्डन के अंदर लगाया जाता है। इस प्रकार से गमलों के अंदर लगाने के लिए पपीता जो होता है उसकी नन्हा वैरायटी, कौन सा, पूसा नन्हा वैरायटी, छोटे पौधे होते हैं जो आराम से गमलों में लगाए जा सकते हैं, गृह वाटिका में लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट स्क्वाश मतलब पानक। पानक जो होता है, इस पानक के अंदर कितने प्रतिशत फलों का रस होता है, तो 25% इसके अंदर फलों का रस पाया जाता है, यानी कि 25% क्या होता है, फलों का रस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बच्चों कि गाय के दूध के रासायनिक संगठन में प्रोटीन की औसत प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो आपकी जो चैप्टर है महत्व वाला, जहां पर गाय का पोषक महत्व दे रखा है, दूध दही आदि चीजें के बारे में बता रखा है, उस चैप्टर के अंदर एक टेबल बनी हुई है। उस टेबल के अंदर सभी पशुओं के दूध के बारे में, वहां पर वसा की मात्रा, प्रोटीन की मात्रा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, एसएनएफ की मात्रा आदि हमने यहाँ पर करवाया था। आपको सारणी के बारे में बताया था और उसके अंदर इंपॉर्टेंट बताया था कि ये सारणी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी के लिए भी, आगे वाले एग्जामों के लिए भी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 3.58% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। विदेशी नस्ल की गाय है, विदेशी नस्ल की गाय है, बिल्कुल आपको नजर आ रहा है, राठी, अंगोल, निमाड़ी, ब्राउन स्विस। तो ब्राउन स्विस जो वैरायटी है वो विदेशी नस्ल की गाय है, बाकी सब हमारे भारत की गाय है। जी, टोगनबर्ग का उत्पत्ति स्थान है। टोगनबर्ग जो है वो पाया जाता है कहां पर, स्विट्जरलैंड की टोगनबर्ग जो घाटी होती है वहां पर पाई जाती है ये वाली नस्लें, स्विट्जरलैंड की घाटी में। चयापचय रोग कौन सा है, यानी कि मेटाबॉलिज्म से संबंधित जो रोग है वो आपके टिक फीवर होता है। टिक फीवर जो होता है वो चयापचय से संबंधित रोग होता है। तो यहां पर ये फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होते हैं। आगे हम देखते हैं कि बच्चों यहां पर हम देखते हैं कि चयापचयी जो रोग है वो दुग्ध ज्वर, इसका आंसर होगा दुग्ध ज्वर, यानी कि मिल्क फीवर जो होता है वो होता है। टिक फीवर जो तो परजीवी के द्वारा होने वाला रोग होता है, चयापचय रोग किसी द्वारा होता है, मिल्क फीवर रोग है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मृदा उर्वरता यानी रिक्त स्थानों की पूर्ति की। रिक्त स्थानों की पूर्ति बिल्कुल सिंपल, मृदा उर्वरता को प्राकृतिक कारण एवं कारक प्रभावित करते हैं। तो बिल्कुल दो कारक जो होते हैं मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, एक तो प्राकृतिक कारक और एक दूसरा कौन सा हो जाएगा, कृत्रिम कारक। यानी कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल दोनों ही फैक्टर जो होते हैं सोइल की फर्टिलिटी को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी शुद्धता है, बिल्कुल आनुवांशिक शुद्धता। कौन सी शुद्धता हो जाएगी, आनुवांशिक शुद्धता जो होती है उसका मुख्य लक्षण होता है। एक प्रजनक केंचुआ 6 माह में केंचुआ पैदा कर देता है। बिल्कुल 3 से 4 कोकून होते हैं, उसके अंदर लगभग एक केंचुआ जो होता है वो 250 तक केंचुआ पैदा कर देता है 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट है खरपतवार प्रतिकूल जलवायु दशाओं से क्या रखते हैं, वीड रिमेन बाय द एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि प्रतिकूल जलवायु दशाओं से रहते हैं। यानी कि जो जलवायु होता है वो किसी भी प्रकार की जलवायु के अंदर आराम से पनप पाते हैं। कोई सी भी जलवायु जो होती है वो खरपतवार को प्रभावित नहीं कर सकती है।
प्रत्येक प्रकार की जलवायु, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, हर जगह खरपतवार आपको देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि प्रतिकूल जलवायु है इसे अप्रभावित रहते हैं। क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। खरपतवार जो होते हैं प्रतिकूल दशाओं से क्या रहते हैं? अप्रभावित रहते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वीड्स। ये हो गया मिश्रित फसलों में प्रकाश के प्रति, यानी मिक्स्ड क्रॉप जो बोई जाती है दो या दो से अधिक फसलों को, तो उसके अंदर प्रकाश के प्रति स्पर्धा जो होती है, बिल्कुल इसके अंदर कंपटीशन जो होता है वो कैसा होना चाहिए बच्चों? कम से कम, मिनिमम, बिल्कुल कम से कम क्या होना चाहिए? इसमें आपस में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। मूंगफली के दानों में प्रतिशत प्रोटीन होती है, बिल्कुल 27% जो होता है वो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। नाइट्रोजन की अधिकता केवल वृद्धि को ही बढ़ावा देती है। नाइट्रोजन जो होता है वो पौधों के अंदर केवल वानस्पतिक वेजिटेटिव यानी कि वानस्पतिक वृद्धि जो होती है उसको बढ़ाती है नाइट्रोजन की मात्रा। पपीते के फलों का पीला रंग वर्ण के कारण होता है। जी बच्चों, आप लोगों ने पढ़ा था पपीते के अंदर जो फल थी उसके अंदर अच्छे से पढ़ाया गया था आप लोगों को कि पपीते का पीला रंग और वहीं पर पपीते के साथ में ही पपीते का गुलाबी या लाल रंग की जो जो लाल रंग था दोनों को ही बता रखा था। तो केली का जेंथिम के कारण, किसके कारण? केली का केली का जेंथिन नाम का जो वर्णक है इस कारण से पपीते का पीला रंग होता है और लाइकोपिन जो होता है उसके कारण टमाटर का रंग जो होता है वो लाल होता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो टमाटर सॉस के में जो परिरक्षक होता है उसके लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है? टमाटर सॉस में परिरक्षक के रूप में हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है बच्चों। इसका इस्तेमाल करते हैं सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है या सिरका जो होता है उसका भी इसमें इस्तेमाल करते हैं। टोगनबर्ग नस्ल की बकरी के नहीं होते हैं, बिल्कुल टोगनबर्ग नस्ल की जो बकरी का फोटो दिखाया गया था आपको और पढ़ाया गया था तो उसके सींग नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? सींग नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से ये फिल इन द ब्लैंक्स आपके समाप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम छोटे वाले क्वेश्चनों पर बच्चों। बिल्कुल यस, फेरोमोन ट्रैप का कोई एक उपयोग लिखिए। फेरोमोन ट्रैप आप सभी जानते हैं, कीट जो होते हैं उन्हें नष्ट करने के लिए, यानी कि कीटों को पकड़ने के लिए, किसके लिए होता है? कीटों को पकड़ने के लिए। फेरोमोन ट्रैप जो होता है उसके अंदर कीट जो होते हैं वो आकर्षित होते हैं और लाइट को देख करके अब उसकी ओर बढ़ते हैं और एक प्रकार से स्मेल भी आती है उसमें से। तो जैसे कीट उसके पास जाते हैं चिपक करके मर जाते हैं, जल जाते हैं, चिपक जाते हैं उसके। मल्च का उपयोग लिखिए। एक उपयोग मल्च का लिखना था। मल्च का उपयोग आप सभी जानते हैं कि नमी को, या आप कह सकते हैं कि मृदा की नमी को, किसकी? मृदा की नमी को संरक्षित करने में किसका उपयोग करते हैं? मल्च का उपयोग किया जाता है। ट्रेंच दाब का चित्र बनाइए। बिल्कुल
आपके प्रवर्धन वाले चैप्टर में से ये आया है। ट्रेंच दाब, सर्पाकार दाब आदि जो दाब विधि है उसके अंदर इस प्रकार से जो शाखा होती है उसको लेकर के और एक खाई के अंदर दबा दिया जाता है, जहां बीच में 5 सेंटीमीटर के इसके छाल को हटा करके रख दिया जाता है। तो बाद में यहाँ से जड़ें निकलती है और एक नया प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है। अर्थात ये जो विधि है इसमें एक खाई खोद करके इसके अंदर एक लचीली लंबी ब्रांच को इसके अंदर गाड़ दिया जाता है, इसी को ही ट्रेंच विधि कहा जाता है। नेक्स्ट है केले का कुल लिखिए। बिल्कुल केला मुसा पैराडिसिका इसका नाम है, तो कुल भी क्या हो जाएगा म्यूजेसी। म्यूजेसी इसका कुल हो जाएगा भाई, बनाना का कुल म्यूजेसी। आदर्श जेली की कोई एक पहचान लिखिए। आदर्श जेली की पहचान ये होती है कि जेली कैसी होनी चाहिए, पहले तो पारदर्शी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए जेली? पारदर्शी होना चाहिए, स्वादिष्ट हो। इसके अलावा जेली के अंदर जो गुण पाया जाता है वो फल के समान होनी चाहिए, यानी जिस प्रकार का फल लिया जा रहा है सेम उसके का ही टेस्ट उस जेली के अंदर आना चाहिए। इसके अलावा आप जानते हैं कि जेली को जब तिरछा करके गिराते हैं तो वो टपक करके नहीं गिरनी चाहिए, आदि इसके एक गुण होते हैं। एक पहचान लिखनी होती है एक नंबर में, जेली पारदर्शी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, दिखने में अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। अधिक गर्मी के दिनों में दूध में कौन सा दूध में पैदा होने वाला जीवाणु का नाम लिखिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जो पहले भी कई बार एग्जाम में आप पूछा जा चुका है। दूध के अंदर जो जीवाणु पैदा होता है उसका नाम है बच्चों कोलीफॉर्म। कोलीफॉर्म नाम का जीवाणु जो होता है ये पैदा हो जाता है इसके अंदर। गाय की कोई 2 दुधारू नस्ल के नाम लिखिए जो दूध देती है। बिल्कुल, गाय की स्टार्टिंग में ही दुधारू नस्लें हैं, जैसे कि गिर, साहिवाल, इसके अलावा देवनी, राठी भी आप बोल सकते हैं आराम से, राठी भी। ये 3-4 गाय हैं जो दूध देती है, सिंधी है आदि। नेक्स्ट है पशुओं में होने वाले कोई 2 जीवाणु जनित रोग के नाम लिखिए। बिल्कुल, ईटी एंट्रोटॉक्सिमिया फड़किया जो होता है वो इसके द्वारा होता है। टिटनस जो होता है वो इसके द्वारा होता है। इसके अलावा आपके मिल्क फीवर भी इसके द्वारा होता है, ठीक है। बहुत सारे रोग हैं जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग। आईसीडीपी का पूरा नाम लिखिए। आईसीडीपी आया है आपके यानी कि इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, यानी कि कहने का मतलब यह है कि सघन पशु विकास योजना। लास्ट 15वां चैप्टर जो है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो योजना है वहां से इसको पूछा गया है। सघन पशु विकास योजना इंटीग्रेटेड कैटल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है। ऑपरेशन फ्लड के प्रथम चरण का वर्ष लिखिए। 1970, बिल्कुल 1970 में स्टार्ट हो गया था। उन्नीस सौ 1970 में इसकी शुरुआत हो गई थी ऑपरेशन फ्लड की। बहुत अच्छा था हमारे देश के लिए, डॉक्टर वर्गीस कुरियन की देन है। खंड बी की हम बात करते हैं तो यहां तक के जो क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव और रिक्त स्थान की पूर्ति बिल्कुल सिंपल और अच्छे क्वेश्चन आए थे। अब आगे भी जो क्वेश्चन है वो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, ज्यादा कठिन क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आए हैं। जो हमारे द्वारा पढ़ाया गया है लगभग उसी में से क्वेश्चन आए हैं। टेस्ट सीरीज में से क्वेश्चन आए हैं, ऑफलाइन में से क्वेश्चन आए हैं, ऑनलाइन में से आए हैं। तो सभी बच्चे उन्होंने अच्छा स्कोर किया है। आप लोग जो भी बच्चे देख रहे हैं जल्दी से आप लोग भी ज्वाइन करें निशान क्लासेस को और टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन करें। मृदा उर्वरता और उत्पादकता में कोई 3 अंतर लिखिए। बिल्कुल डेट नंबर का, आजादी नंबर का 3 अंतर इसके अंदर पूछता है।
तो आप सभी जानते हैं कि मृदा उर्वरता जो होती है, फर्टिलिटी, वो एक प्रकार से पादप को पोषक तत्व प्रदान करने की क्षमता होती है, ठीक है। और उत्पादकता जो होती है वो उसके उत्पादन से या प्रति हेक्टेयर उपज से जो उत्पादन प्राप्त होता है उससे लगाया जा सकता है। मृदा की उर्वरता जो होती है उसको लेबोरेटरी में या जो मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं होती है वहां ले जाकर के मृदा की उर्वरता की जांच की जा सकती है, परंतु मृदा उत्पादकता की जांच वहां पर नहीं कर सकते। उत्पादकता की जांच तो केवल हम उत्पादन को देख करके या हम कह सकते हैं कि बोरियों को देख करके, ट्रॉली जो होती है भरी हुई होती है उसको देख करके ही लगा सकते हैं, ठीक है। तीसरा हम कह सकते हैं कि जो उर्वर मृदा होती है वो हमेशा उत्पादक हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जो उत्पादक मृदा होती है या जो उत्पादक मृदा होती है वो हमेशा ही उर्वर होती है। जैसा कि हमारे जो खेत हैं उसके अंदर फसल तो काफी अच्छी लगी हुई है, अर्थात खेत क्या है, उर्वर है, लेकिन अचानक से ही टिड्डियों ने आक्रमण कर दिया, आवारा पशु हमारे खेत के अंदर घुस गए, ओले गिर गए और अचानक से हमारी जो बढ़िया उर्वर मिट्टी जिसने अच्छा उत्पादन हमें, अच्छा उपज हमें दे रखा था, वो एक प्रकार से नष्ट हो जाता है और हमें कुछ नहीं मिलता है, लगभग शून्य हमें प्राप्त होता है, तो हमारा उत्पादन जो होता है वो नहीं मिल पाता है। तो उत्पादकता और उत्पादन में यह अंतर होता है। दूसरा, जैविक खेती के कोई 3 उद्देश्य लिखिए। बिल्कुल, जैविक खेती जो होती है वो एक प्रकार से जीवों के लिए होनी चाहिए, अर्थात इसके अंदर जीवों जो होते हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाए, उनका नष्टीकरण नहीं हो। दूसरा, पर्यावरण और इसके पॉल्यूशन को कम से कम किया जाए, पर्यावरण के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए और इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, जैविक खेती को करना चाहिए। तीसरा, जैविक खेती के अंदर जो किसान हैं उनके घर के अंदर ही उपलब्ध जो साधन हैं, जैसे कि गौमूत्र है, छाछ है और अन्य प्रकार की हल्दी है, मिर्ची है, इन सभी चीजों से ही, जैविक माध्यम से ही फसलों का प्रोटेक्शन किया जाए, सुरक्षा किया जाए, किसी प्रकार का केमिकल जो है उसके अंदर यूज न करके हम इस खेती को आगे बढ़ाएं या जैविक खेती को अपनाया जाना चाहिए। तो जैविक खेती का 3 उद्देश्य है। बौछारी सिंचाई विधि के कोई 3 लाभ लिखिए। बिल्कुल, स्प्रिंकलर जो इरिगेशन है उसके लाभ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक तो मेड़ बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर मेड़ नहीं बनाएंगे तो संपूर्ण जो खेत होता है वो खेत किस में काम आ जाएगा, फसल के काम आ जाएगा। दूसरी बात, जब पानी स्प्रिंकलर के माध्यम से गिरता है तो रास्ते में पानी जो होता है वो बेकर के नहीं जाता है, और जब पानी बेकर के नहीं जाता है तो वाटर कन्वे लॉस जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता है, यानी कि रास्ते में पानी की हानि नहीं होती है। तीसरी हम बात करते हैं तो फसल को जो होता है बरसात के रूप में जब पानी गिरता है तो फसल के एक प्रकार का वातावरण भी ठंडा रहता है, और बौछार के रूप में जब पानी गिरता है तो एक प्रकार से हम पाला जिसको बोलते हैं, पाले से भी इस फसल की रक्षा, पाले से भी फसलों की रक्षा हो जाती है स्प्रिंकलर इरिगेशन की। साथ साथ ही हम कह सकते हैं कि जहां पानी की कमी है वहां जल का उपयोग, क्या जल का उपयोग जो होता है वो लगभग 90% इस मेथड के माध्यम से होता है। जल उपयोग दक्षता भी अच्छी होती है। बिल्कुल, खरपतवारों की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। बच्चे, बिल्कुल आपको बता रखा है ये खरपतवार जो होते हैं उनकी काफी सारी विशेषताएं होती है। अगर हम बात करते हैं जड़ों की तो क्या होती है, लंबी इनकी जड़ होती है, बिल्कुल अंदर गहराइयों तक जाकर के, और फसलों से भी ज्यादा लंबी गहरी जड़ें होती है, वहां से जाकर के पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, पोषक तत्व को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। दूसरा, बीज उत्पादन की जो क्षमता होती है वो काफी अधिक होती है। मतलब जो खरपतवार होते हैं, कुछ खरपतवार 50,000, कुछ खरपतवार 1 लाख, कुछ 1 लाख के ऊपर भी बीज उत्पादन कर देते हैं और आराम से ये उग जाते हैं। इसके अलावा खरपतवार जो होते हैं हर प्रकार से वानस्पतिक
वर्दी के द्वारा, बीज के द्वारा, हर प्रकार से ही अपनी वृद्धि और विकास कर लेते हैं। शीघ्र प्रकीर्णन होता है, यानी कि तुरंत ये प्रजनन होते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं और वहां पर भी उगाते हैं। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि खरपतवार जो होते हैं जहरीले होते हैं, मनुष्यों में एलर्जी पैदा कर देते हैं आदि चीजें। खरपतवारों की जीवन क्षमता काफी ज्यादा होती है। कुछ खरपतवार कई वर्षों तक जमीन में पड़े रहते हैं और फिर उग जाते हैं वापस से। खरपतवार जो होते हैं कीटों, रोगों को सबको सड़ देते हैं। रोग कीट फैलाने वाले जो कीट होते हैं उनको सड़ देते हैं। तो आदि 3-4 विशेषताएं आप इसके अंदर लिख सकते हैं। 3 विशेषताएं पूछिए इसके अंदर एक आधे नंबर की। छल्ला कलिकायन किसे कहते हैं? बिल्कुल, रिंग जो मेथड होता है उसके अंदर इस प्रकार से छल्ले को हटा करके ये वाला जो पोर्शन होता है, यहाँ का छल्ला जो होता है उसको हटा दिया जाता है और यहां से हटा करके इसको इसके अंदर लगा दिया जाता है, यानी कि एक गोल इस वाले क्षेत्र से एक गोल छल्ला रिंग 5 सेंटीमीटर की निकाल करके और उसके ऊपर दूसरी जगह से बड़ ला करके ऐसे कैसे लगा दी जाती है। इसे हम छल्ला या रिंग कलिकायन मेथड कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं फलोद्यान लगाने की पंचभुजाकार विधि का रेखांकन चित्र बनाइए। जी बिल्कुल, इस मेथड के अंदर क्या होता है कि वर्गाकार विधि के समान ही एक वर्ग बनाया जाता है जिसमें 4 पौधे आपके यहाँ पर मेन जो पौधे होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। बीच में एक पौधा लगा दिया जाता है जिसको आप फिलर प्लांट भी कहते हैं या क्या कहते हैं, पूरक पौधा। इसके रूप में आप पपीता, फालसा आदि छोटी अवधि वाले पौधे जो होते हैं उन्हें लगा दिया जाता है। और इस मेथड के अंदर 4 वर्गाकार जो फल वृक्ष होते हैं उनके बीच में एक पूरक या फिलर प्लांट लगाया जाता है जिसको बाद में हटा दिया जाता है। ठीक है, इसका रेखांकन करना था। फलोद्यान में अफलन की कोई 3 बाह्य कारक की। बिल्कुल, अफलन का मतलब होता है कि फलोद्यान के अंदर क्या नहीं होना, फल पैदा नहीं होना, या होते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में होते हैं। तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। यहाँ पर सिंचाई की कमी हो सकती है। बिल्कुल, सिंचाई की कमी हो सकती है। अगर सिंचाई का पर्याप्त साधन नहीं है, पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है तो बेशक आपके फल नहीं लगेंगे। पोषक तत्वों की कमी, पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाते हैं तब भी अफलन होता है। कीट एवं रोगों का प्रकोप आदि कारण हो सकते हैं। या हम कह सकते हैं कि बगीचे के आसपास में ऐसी बिल्डिंगें होना, कारखाने होना, ईंट के भट्टे होना आदि से भी अफलन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मानव स्वास्थ्य में दही का महत्व लिखिए। बिल्कुल, डेविस जो वैज्ञानिक था, डेविस ने दही के बारे में बहुत ही अच्छी बात कही कि दही होता है मानव स्वास्थ्य के अंदर, दही में भी वही गुण पाए जाते हैं जो दूध में पाए जाते हैं। क्योंकि दही जो होता है दूध से बनता है। दूध के अंदर पाए जाने वाले प्रोटीन, दूध के अंदर पाए जाने वाले खनिज लवण आदि सभी दही के अंदर ही पाए जाते हैं, बल्कि दही में ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अंदर पाए जाने वाले अम्ल जो होता है वो काफी अच्छा होता है। इससे एक तो पेट सही रहता है। दही खाने से क्या रहता है, पेचिश संबंधी जो बीमारी होती है वो ठीक हो जाती है, पेट सही हो जाता है, भूख बढ़ती है, शरीर को मिलने वाला जितना भी लवण होता है, कैल्शियम होता है, ये सब दही के माध्यम से मिल जाता है। तो दही खाना जो है मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है। पेचिश आदि रोगों में इसका अच्छा उपयोग होता है। इस प्रकार से गाय की गिर नस्ल का उत्पत्ति स्थान और कोई 2 विशेषता लिखिए।
गाय का जो गिर स्थान है वो तो आप सभी जानते हैं कि गिर जंगल है, कहां पर, गुजरात के अंदर। काठियावाड़ के अंदर जो जंगल है गिर फॉरेस्ट, वहां से इसका उत्पत्ति स्थान है। और इसकी विशेषता यह है कि इसका जो रंग होता है लाल रंग की होती है और उसके ऊपर सफेद सफेद धब्बे से होते हैं, या इसका जो कलर होता है लाल सफेद होता है। इसका जो कान होता है वो लटके हुए होते हैं, गिर गाय के जो कान होते हैं वो लटके हुए रहते हैं। और बाकी सामान्य विशेषताएं होती है गाय की। दूध ज्वर रोग के कोई 3 लक्षण लिखिए। मिल्क फीवर, बिल्कुल मिल्क फीवर जो रोग होता है वो एक तो अधिक दूध देने वाली जो गाय होती है, हाइब्रिड या हम कह सकते हैं संकर नस्ल की जो गाय होती है उनके अंदर ज्यादा होता है, अधिक मात्रा में जो दूध देती है उनके अंदर अधिक होता है। एचएफ है, जर्सी गाय है। दूसरा, इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्लड सीरम होता है उस ब्लड सीरम के अंदर कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा जो होती है वो लगभग 9 से 11% होती है, जो घट करके कितनी हो जाती है 7% हो जाती है। इसके अलावा कभी कभी इसके अंदर क्या होता है कि थन भी खराब हो जाते हैं, पशु बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है इसके अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं कौन से क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। फल परिरक्षण के महत्व का वर्णन कीजिए, या फल परिरक्षण की स्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना था बच्चों। फल परिरक्षण के महत्व का वर्णन तो आप आराम से बता सकते हैं कि हम जो है भारत जिसके अंदर परिरक्षित करके भोजन को बहुत ही कम रखा जाता है, अब धीरे धीरे इसका प्रचलन बढ़ा है। हम परिरक्षित करके फलों और सब्जियों को काफी समय तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिससे ऐसे स्थान, कठोर स्थान जहां पर पर्याप्त मात्रा में फल सब्जियां पैदा नहीं होती है वहां पर परिरक्षित पदार्थों को भेज सकते हैं। दुर्गम क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, बॉर्डर के ऊपर उपस्थित जो सेना होती है उनके लिए इसको भेज सकते हैं। इसके अलावा स्पेस में, समुद्री जहाजों में, वहां पर भी हम परिरक्षित फलों को भेज सकते हैं और इन्हें कई दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। बाद में ये सेम जैसे गर्मियों में है, अचार आदि सेम सब्जी की तरह खाने में काम में आ जाते हैं। काजरी है और भी कई प्रकार की सब्जियां हैं जिन्हें सुखा करके और बाद में खाने में काम में लिया जाता है। परिरक्षण की स्थायी विधियों की हम बात करते हैं तो स्थायी विधियों के अंदर नमी निकाल करके, वायु निष्कासन कर करके और पाश्चराइजेशन करके, सुखा करके, चीनी मिला करके आदि जो परिरक्षण पदार्थ हैं उनको मिला करके हम इन्हें कई दिनों तक परिरक्षित कर सकते हैं। भैंस की भदावरी नस्ल का उत्पत्ति स्थान यानी कि भदावर क्षेत्र, आगरा का जो भदावर क्षेत्र है वो इसका उत्पत्ति स्थान है और आगरा के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये नस्ल पाई जाती है। विशेषताओं की बात करते हैं तो भदावरी जो है इसमें दूध जो होता है उस दूध के अंदर वसा की मात्रा जो होती है वो सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक दूध के अंदर वसा की मात्रा पाई जाती है। ये जो गाय होती है, भैंस जो होती है, ये भैंस आगे से चपटी और पीछे से थोड़ी चौड़ी होती है और इसके सींग जो होते हैं वो भी अंदर की ओर इस प्रकार से मुड़े हुए होते हैं। लगभग 900 से 1200 लीटर तक इसका दूध होता है और लगभग 12% तक, 12 से 14% तक इसके दूध के अंदर जो होता है फैट की मात्रा पाई जाती है। भैंस की नीली नस्ल का उत्पत्ति स्थान, बिल्कुल नीली जो नस्ल है उसका उत्पत्ति स्थान क्या है कि आप देखते हैं पंजाब जो है, पंजाब का फिरोजपुर शहर और उसके अंदर जो नदी है रावी नदी और एक नदी है सतलज नदी,
इस नदी के आसपास का जो क्षेत्र है पंजाब का, वो पूरा क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है। और एक स्पेशल जो पॉइंट होता है इसके अंदर कि सतलज नदी है, इस सतलज नदी का जो पानी होता है ये पानी नीला होता है बच्चों, और इसी नीले पानी के कारण इस नस्ल का नाम जो है वो नीली रखा हुआ है। और वहां और उसके आसपास गुरदासपुर, अमृतसर, फिरोजपुर आदि क्षेत्रों के अंदर ये नस्ल जो है पाई जाती है। पंजाब से लगे हुए राजस्थान के क्षेत्रों में इसको ये पाई जाती है। खास विशेषता क्या होती है कि एक तो इसकी पूंछ जो होती है वो बिल्कुल जमीन के टच होती है, नीचे से वाइट होती है, पूंछ लंबी होती है। दूसरी बात, इसकी जो आंखें होती है वो बिल्ली की तरह बिल्कुल चमकदार होती है। दूसरा, इसका जो सिर होता है, सिर और इसका मुंह जो होता है, इसके जो पैर होते हैं, यहाँ पर सफेद रंग जो है इसमें पाया जाता है। ठीक है, एक माथे के ऊपर एक सफेद रंग का टीका इसके अंदर पाया जाता है, ये इसकी खास पहचान होती है। थनैला रोग का रोग कारक, लक्षण एवं उपचार। थनैला रोग जो होता है वो एग्लेक्सिया नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसके कारण होता है, और इसका जो लक्षण है वो ये है कि इसके अंदर थन जो होते हैं वो खराब हो जाते हैं। इसमें गलत तरीके से अगर दूध निकालते हैं तो उसके अंदर गांठें पड़ जाती है, उस वजह से भी ये रोग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं निबंधात्मक क्वेश्चन की। बिल्कुल निबंधात्मक क्वेश्चन आप देख सकते हैं बच्चे, जो आपको क्लासरूम के अंदर क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाया था, ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो हमने सोल्व करवाए थे, मॉडल टेस्ट पेपर जो हमने सोल्व करवाए थे 2024 के, और उसके अलावा टेस्ट सीरीज के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए थे उसमें से आपके ये क्वेश्चन मिले हैं बड़े वाले। तो सरसों की वैज्ञानिक खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। आप सभी जानते हैं सरसों जो है वो रबी की फसल है। कौन सी फसल है? रबी की फसल है। तो शीतोष्ण समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु की आवश्यकता पड़ती है इसके अंदर सरसों की खेती के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, नवंबर दिसंबर में इसको लगाया जाता है। अक्टूबर नवंबर के महीने में लगाने का समय होता है। 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा बीज दर की बात करते हैं तो सरसों की खेती के लिए जो बीज दर होता है वो 3 से 5 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। इसके साथ ही बीज उपचार की बात करते हैं तो 3 ग्राम थायरम से भी इसके बीजों को उपचारित किया जा सकता है। 4 उन्नतशील किस्में पूछी है बच्चों। तो सरसों की तो आप सभी जानते हैं, हमारे यहाँ पर सबसे अच्छी वेराइटियां राजस्थान के अंदर पूसा बोल्ड, पूसा बोल्ड के अलावा पूसा जय किसान। कौन सी वेराइटी? पूसा जय किसान, इसको बायो 902 भी कहते हैं। अरावली, वरुणा, ठीक है, बहुत सारी वेराइटी हमारे यहाँ पर लगाई जाती है। पादप संरक्षण की बात करते हैं तो जो सरसों है इसके अंदर सबसे भयंकर जो कीट लगता है वह है मोइला, महू, सरसों का काला मच्छर जो होता है, एंडोसल्फान, क्लोरोपाइरिफॉस, इसके इस्तेमाल इसको कंट्रोल करने के लिए डालते हैं। पादप संरक्षण की अगर बात करते हैं और जो बीमारियां होती है इसके अंदर आपके सरसों का सफेद जो रोग होता है, झुलसा, तुलासिता, सफेद रोली आदि जो रोग होते हैं इसके अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें एंडोसल्फान के माध्यम से, क्विनाल्फोस के माध्यम से कंट्रोल किया जा सकता है। बाजरे की बात करते हैं तो बाजरा जो है वो खरीफ जलवायु का पौधा है। 25 से 30 डिग्री सेल्सियस लगभग इसके लिए तापमान की आवश्यकता पड़ती है। और उष्ण प्रकार के, जैसे रेगिस्तान, राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में बाजरा लगाया जाता है और यहाँ की जलवायु के लिए सबसे अच्छी फसल है। बीज दर की बात करते हैं तो बाजरे के लिए बीज दर जो होता है वो
लगभग बीज दर जो कितना लेते हैं भाई, तो 3 से लगभग जो बाजरा होता है बच्चों वो लिया जाता है 3 से 5 किलोग्राम, और चारे के लिए 10 से 12 किलो। 4 से 5 किलोग्राम इसको लगाने के लिए लेते हैं, और चारे के लिए ले जाती है कितनी, 10 से 12 किलोग्राम। और उपचारित करने के लिए आप सभी जानते हो कार्बेंडाजिम से उपचारित करते हैं, राइजोबियम से उपचारित करते हैं, और भी इसके अलावा थायरम से उपचारित करते हैं। 4 उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं तो राजस्थान हाइब्रिड बाजरा की हम बात करते हैं 171, 177, 173, मोती GHB 60 है, GHB 67 है, यानी कि गुजरात हाइब्रिड बाजरा जो है वो इस प्रकार की काफी सारी वेराइटियां हैं हमारे यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अंदर जो है जो कीड़ा लगता है बाजरे के अंदर, कीट लगता है कौन सा वाला, कातरा लगता है, हरा तेला लगता है, कातरा, हरा तेला। इसके अलावा इसको क्विनालफोस से एंडोसल्फान से खत्म कर देते हैं। अर्गट चेपा आदि इसके अंदर रोग लगते हैं, इस रोग को भी इसके अंदर संरक्षित कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि बड़े क्वेश्चन फ्रूट वाले जो पोर्शन है वहां से जो क्वेश्चन आया है, अमरूद की खेती का वर्णन निम्न बिंदु के आधार पर कीजिए। तो बहुत ही सिंपल है, अमरूद जो है काफी बार पढ़ाया भी गया है बच्चों को, और बताया गया कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अभी अमरूद चलता है। तो भूमि और जलवायु की बात करते हैं, तो जलवायु की अगर हम बात करते हैं तो 23 से लेकर के और 28 डिग्री सेल्सियस तापमान में जो शीतोष्ण जलवायु जो होती है उस शीतोष्ण जलवायु के अंदर इसको लगाया जाता है। भूमि की बात करते हैं तो अच्छी गहरी दोमट जो मृदा होती है इसके अंदर इसको लगाया जाता है। 4 उन्नतशील किस्मों की बात करते हैं तो इसके अंदर लखनऊ 49 है, सरदार इसकी वैरायटी है। इसके अलावा इलाहाबाद सफेदा है, अर्का अमूल्य है, अर्का इसके अंदर अरुणा है, ललित इसकी वैरायटी है, लाल रंग की जो होती है ललित इसकी वैरायटी है, अमूल्य है, अर्का ज्योति है, अर्का किरण है, आदि काफी सारी वैरायटी है अमरूद की। पौध लगाने की विधि की बात करते हैं तो पौध लगाने के लिए जो है 60 गुणा 60 सेंटीमीटर, यानी कि 60 इंटू 60 इंटू 60 सेंटीमीटर आकार के गड्ढे तैयार किए जाते हैं। जो तैयार करते हैं गड्ढे तैयार करते हैं, और लगभग 6 या 7 मीटर की दूरी पर या 3 गुणा 6 मीटर की दूरी पर इनको लगा दिया जाता है। फरवरी में भी लगाते हैं, और इसके अलावा बरसात के सीजन में भी लगाया जाता है। फल छेदक कीट जो होता है इसके अंदर लगता है। और अगर रोग की बात करते हैं तो अमरूद के अंदर जो झुलसा मलानी रोग लगता है वो सबसे भयंकर होता है, जिसका उपचार जो है वो किया जाता है। नींबू की बात करते हैं बच्चों, तो नींबू जो होता है वो भी एक प्रकार से हमारे राजस्थान के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में होता है। उष्ण से शीतोष्ण प्रकार का, उष्ण से शीतोष्ण प्रकार की जलवायु जो होती है, जहां पर इसको लगाया जाता है नींबू को। और इसके अलावा हम बात करते हैं तो किस्मों की, तो कागजी कला, कागजी नींबू, इंदौर सीडलेस आदि इसकी वेराइटियां हैं। इंदौर सीडलेस है, इंदौर सीडलेस के अलावा आपके जयदेवी है, तेनाली है, जयदेवी तेनाली आदि इसकी वेराइटियां हैं। पौध लगाने की विधि की बात करते हैं तो जो अमरूद होता है इसका जो पौधा होता है वो मई जून के महीने में, कौन से महीने में लगाया जाता है, मई जून के महीने में लगाया जाता है। 5 गुणा 6 मीटर की दूरी पर इसको लगाते हैं। नींबू की तितली,
इसकी नींबू की तितली इसके अंदर बहुत ही नुकसान पहुंचाती है। अगर रोग की बात करते हैं तो इसके अंदर जो रोग फैलता है नींबू का वो होता है कौन सा, सिट्रस कैंकर। किसके द्वारा फैलाया जाता है और कैसे इसको कंट्रोल किया जाता है, ये सब हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपका पेपर बहुत ही बेहतरीन गया है और आपका परिणाम बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे जो बच्चे हैं जो देख रहे हैं वो जल्दी से निशान क्लासेस के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें। हमारा जो ऑफलाइन का बैच है वो भी स्टार्ट हो चुका है और ऑनलाइन के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। साथ ही जो नोट्स हैं उन्हें आप घर पे मंगवा सकते हैं।